हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका होस्ट विजय कुमार पांडे द स्कूल ऑफ सिविक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रस्तावना। इस संविधान से सबसे अलग है। जितने 22 भाग इसमें दिए गए हैं उसमें प्रस्तावना नहीं आता है। प्रस्तावना किसी भी अधिनियम का वह प्रीफेस होता है जिसके पढ़ करके हम पूरी अधिनियम के बारे में जान सकते हैं। हमारे देश में संसद कानून बनाने का काम करता है। कोई भी कानून बनाया जाता है, अगर उस संसद से पास होने के बाद वो एक्ट में तब्दील होता है। अगर आप किसी एक्ट के बेयर एक्ट को पढ़ें तो सबसे मुख्य भाग प्रस्तावना ही रहेगा। उस प्रस्तावना वो 2 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, कितने भी लाइन के हो सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद आप ये अच्छी तरह जान सकते हैं कि यह जो एक्ट बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है। ठीक इसी तरह से भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना लिखी गई। वह प्रस्तावना पूरे संविधान की कुंजी है। अगर हम उस प्रस्तावना को अच्छी तरह से पढ़ लें तो पूरे संविधान का सार आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि संविधान का प्रस्तावना लिखी कैसे गई। मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने लिख भी रखा है। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पेश किया जिसको कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव। इस उद्देश्य प्रस्ताव पे चर्चा हो जाने के बाद 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसको स्वीकार कर लिया। संविधान सभा उस समय उसी तरह से कार्य करती थी जिससे वर्तमान में संसद काम करता है। वह संविधान सभा भारतीय जनता के द्वारा चुनी गई थी। वह सभी निर्णय लेने में सक्षम थी जो आज इस वर्तमान में संसद लेती थी। जो संविधान निर्मात्री जो सभा थी वो लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद वह संविधान तैयार की जो आज हम जिस रूप में देखते हैं। उसमें आज तक 102 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन उसका मूल रूप ऐसे ही बना हुआ है। अब उठता है कि संविधान सभा प्रस्तावना जो है वह क्या कहता है, उस संविधान प्रस्तावना बनाने का क्या आशय था। अगर हम प्रस्तावना की शुरुआत को देखें, इसके बारे में डिटेल में भी देखेंगे, पहले एक ढांचा इसका देख लेते हैं। उस शुरुआत ही होती है हम भारत के लोग, यानी कि इस संविधान का जो शक्ति स्रोत है वो भारत की जनता है, क्योंकि भारतीय जनता ने ही उस संविधान सभा को चुना था। उस संविधान सभा ने इस पूरे संविधान को निर्माण किया था। तो इसका जो शक्ति का स्रोत है वह है हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता। इस संविधान सभा में कुछ विवाद हुए। एक उच्चतम न्यायालय में एक केस आया था, बेरोबारी विवाद, जिसमें कि उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। उनका कहना था ये एक संविधान से अलग है, इस संविधान का भाग नहीं माना जा सकता है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने एक केशवानंद भारती के विवाद में इस बेरोबारी विवाद को पलट दिया। उसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है। इसके मूल ढांचा में कभी बदलाव नहीं किया सकता। जो भी संशोधन किए जाएंगे, संशोधन किए सकते हैं, लेकिन संशोधन ऐसा होना चाहिए जिससे कि इसके मूल ढांचे में परिवर्तन न हो। आज तक केवल एक संशोधन हुआ है, 42वां संशोधन 1976 में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ है। 1976 में केवल एक ही संशोधन हुआ था, उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। इसको याद करना बड़ा आसान है। अगर 4+2 कर देंगे तो 6 आ जाता है। तो अगर कभी ये है कि 42वां संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में 42 एक संशोधन किया गया था। उसके पश्चात आज तक कोई भी संशोधन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 जो संसद को संशोधन का अधिकार देती है, उसको
सीमित कर दिया और कहा कि इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता जो कि संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित कर सके। एक ही बहुत ही अच्छा केशवानंद भारती विवाद, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तमाम परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं इसके बारे में। संविधान सभा की जो प्रस्तावना बनी थी उसकी डिजाइनिंग, मतलब प्रस्तावना ऐसे बनाया गया था इस साइज में, और इसके चारों तरफ अच्छी खासी डिजाइन बनाई गई थी, इसमें डिजाइन बनाई गई थी। और इसका जो स्क्रिप्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया, उसको हाथ से लिखा गया था। मूल संविधान में हाथ से लिखा हुआ है। जो हाथ से लिखा गया था वो एक कैलीग्राफी थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपने हाथों से लिखा था इसकी संविधान की प्रस्तावना को। इसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर डिजाइनिंग की गई थी, खूब कलाकृतियाँ बनाई गई थी। इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चारों तरफ जो है अच्छी से बनाई गई थी, उसमें डिजाइनिंग बनाई गई थी। इसका बनाने का श्रेय जाता है ब्योहर राम मनोहर सिन्हा को। राम मनोहर सिन्हा, ब्योहर BEHOAR, एक मिनट देखना पड़ेगा इसके स्पेलिंग। ब्योहर राम मनोहर सिन्हा, ठीक है, ब्योहर राम मनोहर सिन्हा ने इसकी कलाकृति की थी। राम मनोहर सिन्हा जबलपुर का रहने वाले थे, लेकिन वो शांति निकेतन में आचार्य नंदलाल बोस के साथ थे। इन्होंने चित्रकारी करी थी इसको, और प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने इसका कैलीग्राफी किया था, हाथों से लिखा गया था। ये है हमारे संविधान की विशेषता। बहुत ही सुंदर, अगर कभी आपको देखने को मिले, अगर नहीं मिलता है तो आप गूगल में देख सकते हैं। कितनी सुंदर कलाकृति की गई है, कितना सुंदर राइटिंग लिखा गया है, आपको देखते लगेगा कि इसको टाइप कर दिया गया। अब हम प्रस्तावना के उस पाठ को देखेंगे। इसको मैंने पहले सहूलियत के लिए लिख रखा हुआ है। इसमें 3 शब्द जो हमने चर्चा करी थी 1942वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, वो शब्द था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। बाकी सब मूल संविधान के हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। वो 10 जैसे थे वैसे ही हैं, केवल 3 शब्दों को जोड़ा गया है। एक ही संशोधन किया गया था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, उसके बाद से कोई भी इसमें संशोधन अभी तक नहीं हुआ है। तो अगर प्रश्न आता है कि अभी तक प्रस्तावना में कितने संशोधन किए गए हैं, केवल एक संशोधन किए गए हैं 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं, 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब हम इसको पाठ को देखते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता को प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान स्वीकार कर लिया, संविधान को स्वीकार कर लिया। यह इस प्रस्तावना के मुख्य भाग में लिखा गया। अब हम देखते हैं, हम यानी कि भारत की जनता, भारत के लोग, पूरे संविधान का जो शक्ति स्रोत है वह है भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम आंतरिक और बाह्य रूप से पूरी तरह से
संपन्न है। किसी भी तरह की कोई भी विदेशी शासन का हमारे ऊपर कोई भी अधिकार नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ तो उस समय अपनी डोमिनियन की स्टेटस थी। पाकिस्तान की डोमिनियन की स्टेटस 1956 में जाके दूर हुई। ब्रिटेन ने अपने जितने भी अधिकार क्षेत्र वाले थे, जहाँ जहाँ पर उनका शासन था, उनका एक राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ कंट्रीज बनाया, जिसमें आज भी उस राष्ट्र कॉमनवेल्थ के देश मेंबर हैं जो कि महारानी के द्वारा गवर्न होते हैं, औपचारिक रूप से गवर्न होते हैं, कोई प्रत्यक्ष उनका हस्तक्षेप नहीं रहता है। लेकिन भारत ही एक ऐसा देश है जो कि राष्ट्रकुल का सदस्य रहते हुए भी किसी भी तरीके से इंग्लैंड या ब्रिटेन के हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त है। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि उस समय तत्कालीन संविधान सभा के लोगों द्वारा हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की देन थी। बाकी सभी देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी जो भी देश हैं, आप उनके अगर झंडे पर देखें तो यूनियन जैक छोटा सा दिखाई देता है, यानी कि वो राष्ट्रकुल के सदस्य हैं, स्वतंत्र हैं, संप्रभु भी हैं, लेकिन तब भी उनका इंग्लैंड से एक कॉमन प्रस्ताव लिया ही जाता है। कोई भी रानी का एक हस्ताक्षर लिया ही जाता है, भले ही उसका कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक परंपरा चली आ रही है, वो आज तक मान्य है। लेकिन अपने देश में इस तरह का कुछ भी नहीं है। हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं। समाजवादी का तात्पर्य हम सभी बराबर हैं, ऊंच नीच, गरीबी अमीरी का कोई भेद नहीं है। सरकार ऐसा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है जहाँ भी अमीर गरीबी किसी तरीके का कोई भेद ना हो, कोई पूंजीपति ना हो, कोई शोषक वर्ग ना हो, सभी लोगों का एक समान है। ऐसा राज्य की स्थापना करने के लिए दृढ़ संकल्प है। तो उसमें प्रस्तावना लेकर समाजवादी राज्य भारत बनेगा। पंथ निरपेक्षता, इसका तात्पर्य है कि हमारा देश किसी भी धर्म को नहीं मानता। हमारा संविधान किसी भी धर्म की पैरवी नहीं करता। हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सभी एक समान है। सबको संविधान की दृष्टि से एक बराबर जाना जाता है। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष सेकुलर स्टेट है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लोकतांत्रिक यानी कि हमारे देश की सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। गणराज्य का तात्पर्य है कि हमारे देश में जो देश का मुखिया है उसका चयन किया जाता है। वह किसी तरह से जैसे मोनार्क में वंश दर वंश बढ़ते चले जाते हैं, हमारे देश में इस तरह की कोई भी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ देश का शासक, उसका चुनाव किया जाता है, जनता हमारी उसको चुनती है, जितने पीरियड के लिए हो, 5 साल के लिए हो, 5 साल ही है अपने यहाँ, लेकिन उनका चुनाव किया जाता है। तो हमारा देश गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ये देश की विशेषता हो गई थी, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, समाजवादी राष्ट्र है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, बनाने के लिए समस्त नागरिकों के, उस देश के समस्त नागरिकों के लिए, इसमें नागरिकों के लिए यानी कि देश के जो सिटीजन हैं, विदेशियों के लिए नहीं, नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। किस प्रकार का न्याय? न्याय जो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो। सामाजिक यानी कि सभी लोग समान हैं। पहले बताया कि कोई भी अमीरी गरीबी का किसी तरह का भेदभाव नहीं रहेगा, कोई पूंजीपति शोषक वर्ग नहीं रहेगा, सबको समान रूप से दर्जा प्राप्त होगी, ऐसा न्याय। आर्थिक न्याय यानी कि सभी को अपने रोजगार चुनने के समान अवसर प्राप्त होंगे। राजनीतिक न्याय यानी देश के राजनीति में सभी लोग समान भागीदार बनेंगे, सभी को वोट देने का अधिकार होगा। एक व्यक्ति एक मत का सिद्धांत अपनाया जाएगा। हर व्यक्ति जो एक निश्चित उम्र है वो चुनाव लड़ने का अधिकारी है, हर व्यक्ति वोट देने का अधिकारी है। इस तरह का सभी को राजनीतिक न्याय मिलेगा। न्याय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद क्या है? विचार अभिव्यक्ति। कैसी स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता इतने तक। विचार की स्वतंत्रता, हम कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अभिव्यक्ति का यानी कि हमारे अंदर जो विचार है
वो हम व्यक्त करेंगे। वो प्रेस के माध्यम से हो सकता है, या आजकल टीवी चैनल के माध्यम से हो सकते हैं, किसी रूप में हो सकते हैं, पुस्तकों द्वारा हो सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे जो भी विचार होंगे उसको हम व्यक्त करेंगे। विश्वास, धर्म और उपासना, यानी कि जिस धर्म में हमारी विश्वास हो उसकी उपासना के जो भी तरीके हैं उसके बारे में संविधान कोई भी रोक नहीं लगाता, वो पूरी तरह स्वतंत्र है। समता, किस तरह की समता? प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। हर व्यक्ति का अपना एक आइडेंटिटी है, अपनी इंटीग्रिटी है, उसको बरकरार रखना, तथा जो भी अवसर हो, रोजगार के अवसर हो, व्यवसाय करने के अवसर हो, जैसे भी अवसर हो, सबको एक समान रूप से दिया जाएगा। तथा उस सब में व्यक्ति की गरिमा, कितनी महत्वपूर्ण बात है, व्यक्ति की गरिमा, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा, एकता, यूनिटी और अखंडता, यूनिटी और इंटीग्रिटी को सुनिश्चित करने वाले, व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, अपने बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर, बंधुता शब्द, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य स्लोगन था। उससे प्रेरित होकर के भी इन शब्दों को इसमें जोड़ा गया है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के अपनी संविधान सभा में, जो संविधान सभा, अपनी संविधान सभा यानी कि जो सभा जनता द्वारा चुन करके बनी हुई है, वह 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा यानी कि जितने भी संविधान सभा के मेंबर हैं सभी के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया जाता है, अधिनियमित, इनेक्टमेंट, अधिनियम बनाते हैं और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि आत्मसात करते हैं, आत्मार्पित करते हैं। यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई। इतने तो विचार, अब आप इसमें देखिए कि ये पूरे संविधान की एक कुंजी है। इसमें जितने भी विचार हैं सभी समाहित कर लिए गए हैं और हर शब्द के पीछे जो भी बनाए गए हैं उसके लिए संविधान में भाग में व्यवस्था की गई है। मूल अधिकार के रूप में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में, मूल कर्तव्यों के रूप में सभी जगह जगह दी गई है। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब इसमें से प्रश्न क्या उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से प्रश्न होते हैं जो परीक्षा को उपयोग जरूरी होते हैं। पहले हमने चर्चा करी थी कि कब, किसके द्वारा ये, पहला ये था कि किसके द्वारा ये लाया गया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया था? 13 दिसंबर 1946 को, और 22 जनवरी 1947 को इसको पास किया गया था। यह संविधान कहाँ से प्रेरित है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के प्रस्तावना से लिया गया है। हम प्रस्तावना को अपने लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया से है। कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कितने अभी तक संशोधन हुए हैं? केवल एक संशोधन हुए हैं। क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। कब, किस संशोधन में? 42वें संशोधन, जो कि 1976 में हुए थे। अब ये किस मुकदमे, कौन से ऐसा महत्वपूर्ण मुकदमा था जिसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे में सुधार, कोई भी संशोधन नहीं किया सकता है? तो वह था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया सकता और प्रस्तावना जो है वो संविधान का मुख्य भाग है। प्रस्तावना मुख्य भाग है इसके, ऐसा कोई भी संशोधन नहीं किया सकता कि जो कि मूल ढांचे में परिवर्तन हो सके। दोस्तों, इसी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।